गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं अपने स्मार्ट स्टडी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य एवं रोग का आज का लास्ट वीडियो लेकर के लगभग आपके सामने हाजिर हूं। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत इस पाठ को हम लोग समाप्त कर लेंगे, पूरा कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो से नए चैप्टर या इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज ये चैप्टर खत्म होगा, जिसकी लास्ट में हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे यौवन अवस्था क्या है। ठीक है, आज की हेडिंग में एडोलेसेंस के एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात यौवन अवस्था किसे कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा यौवन अवस्था, बट आज हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यौवन अवस्था क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दिया है बेटा, किसी बालक के, ठीक है, किसी बालक के या मानव के 12 से 18 वर्ष के आयु की जो अवस्था है, 12 से 18 वर्ष, ठीक है, ये 12 है, 12 से 18 वर्ष के आयु की अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, अर्थात एडोलेसेंस एज कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, 12 से 18 वर्ष की एज। अब आपसे पूछते हैं कि आप किस अवस्था में हैं, शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, या किशोरावस्था में है, या प्रौढ़ावस्था में है, वृद्धावस्था में है। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, किसी भी बालक की उम्र को 100 साल को क्या किया है, कैटेगरी वाइज, किसी ने 5 अवस्था में, किसी ने 4 अवस्था में, किसी ने 6 अवस्था में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने। ठीक है, तो जैसे 0 से 5 वर्ष की जो एज होती है, ठीक है, यहाँ हम लिख रहे हैं कि 0 से जो 5 वर्ष की एज होती है, ठीक है, ये शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, शैशवावस्था कहलाती है। और 5 से 12 वर्ष या 10 वर्ष, कुछ लोगों ने 5 से 10 माना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने 5 से 12 वर्ष, ठीक है, की अवस्था को बेटा बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। और 12 से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था को ही हम यौवनावस्था कहते हैं। ठीक है, और 18 के ऊपर की एज की हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमको जो यौवन अवस्था पढ़ना था वो आपको यहाँ पर निकल के आ गई कि 12 से 18 वर्ष की आयु की अवस्था या एज को यौवन अवस्था कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपसे मैं क्वेश्चन करूं, आपकी एज कितनी है। अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी एज 16 साल या 17 साल होगी, या मैक्सिमम 18 साल। तो 12 से 18 वर्ष के बीच में आप हैं, तो आपके आयु की यह अवस्था, आपके शरीर की यह अवस्था क्या है, यौवन अवस्था है। अर्थात हम कह लें कि आप यौवन अवस्था में इस समय हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया कि बालक के 12 से 18 वर्ष की आयु, यहाँ पर 12 है, 12 से 18 वर्ष की आयु की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है गाइस, अब एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम स्टेनली हॉल है। क्या नाम है, स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल के अनुसार अगर हम देखें, इन्होंने बालक के किशोरावस्था की तुलना तूफान से कर दिया है। किससे, स्टॉर्म एज। इन्होंने कहा एडोलेसेंस इज अ स्टॉर्म एज, अर्थात बालक की किशोरावस्था जो होती है यह तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है, लेकिन आपको यहाँ किशोरावस्था की बात आई तो इसके बारे में मैंने बता दिया स्टेनली हॉल। ठीक है, क्यों स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है, क्योंकि यही वो एज है जिसमें व्यक्ति के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती, किसी चीज़ की उत्तेजना, भावना, आक्रामकता या एनर्जी लेवल क्या होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ठीक है कि नहीं, जैसे तूफान में कोई व्यक्ति इतनी शक्ति होती है कि अपने आप को नहीं संभाल सकता, वैसे ही यौवन अवस्था में आप लोग हैं, ऐसे एज में आप खुद को नहीं संभाल सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे कि बाद में पछतावा होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को क्या कहा, तूफान की अवस्था कह दिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं लक्षण क्या है, यौवनावस्था के लक्षण क्या हैं। ठीक है, मतलब क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे ये पता चले कि ये बालक यौवन अवस्था में है। मान लीजिए एज नहीं मालूम है, ठीक है, या आपके अंदर ये एज हो गई है, तो ये कैसे समझा जाए, क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं। ठीक है, अभी जो लक्षण हम डिस्कस करेंगे वो लक्षण आपके साथ इस समय प्रदर्शित हो रहे होंगे, दिख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला बेटा कि इस अवस्था में बालक के मानसिक व लैंगिक विकास होता है। ठीक है, लैंगिक विकास का मतलब क्या है
कि लैंगिक प्रजनन या जनन के लिए जो जननांग हैं वो अब परिपक्व हो जाते हैं इस उम्र में प्रजनन करने के लिए, ठीक है कि नहीं। और मानसिक पूर्ण रूप से क्या होता है, मस्तिष्क का विकास भी हो जाता है, जिसके अंतर्गत लैंगिक विकास के अंतर्गत जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना पुरुषों में, महिलाओं में आवाज़ का पतला होना, ठीक है, आवाज़ का पतला होना, और पुरुषों में आवाज़ जो होती है ये भारी हो जाती है। क्या होती है, आवाज़ भारी हो जाती है। किस अवस्था में, यौवन अवस्था में, ठीक है। दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं लैंगिक विकास के अंतर्गत, जननांग परिपक्व हो जाते हैं प्रजनन के लिए, और मानसिक विकास भी हो जाता है। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यौवन अवस्था के। दूसरा, आक्रामकता में वृद्धि, अर्थात इस अवस्था में आप हैं और आपको कोई एक बात बोल दे तो आप क्या करेंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, इतने आक्रामक हो जाएंगे कि सामने वाले के ऊपर उठा दें यहाँ, ठीक है। इस अवस्था में कोई अध्यापक आपको अगर क्लास में कुछ बोलता होगा तो बड़ी गुस्सा आती होगी, वो तो आपकी एक मजबूरी है कि आप नहीं बोल पा रहे हो, अदरवाइज कोई दूसरा होता उठा पटक देते आप। और ऐसी अवस्था में बालक के अंदर ये भी इस अवस्था में बात आती है कि अगर घर वाले माँ बाप भी कुछ बोलते हैं, बड़ा भाई कुछ बोलता है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं गुस्सा बच्चे कर जाते हैं। वो अंदर इतनी गुस्सा आती है कि वो दिखा नहीं पाते। कभी कभी कुछ बालक तो लड़ जाते हैं माँ बाप से भी। तो ये जो आक्रामकता है, क्या आप छोटे थे तब भी ऐसा हुआ? नहीं, क्योंकि ये एज ही ऐसी है, इसीलिए तो स्टेनली हॉल ने इसे तूफान की अवस्था कहा है, ठीक है। दूसरा, आकर्षक रहना। इसी एज में व्यक्ति क्या होता है, आकर्षक रहना चाहता है, अपने सौंदर्य का बहुत ध्यान रखता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, ठीक है कि नहीं। और इसी अवस्था में कुछ ऐसे हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं कि क्या होता है, जैसे कंधों का चौड़ा होना, बॉडी बिल्डअप होना, ठीक है कि नहीं, चेहरे शकल सूरत का एक निश्चित आकार होना, जिसकी वजह से आकर्षक भी दिखने लगता है बालक, ठीक है। और उत्तेजित रहना, किसी भी कार्य को करने के लिए बालक क्या होता है इस अवस्था में, उत्तेजित रहता है, ठीक है कि नहीं, हर कार्य के लिए हर समय। फिर आता है तीसरे की बात करें तो शरीर का समाज में सहभागिता है, तैयार रहना। जो किशोरावस्था आता है तो इस अवस्था में जो आपकी शरीर है, आपकी बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, समाज में सामाजिक कार्यों के प्रति क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है कि नहीं, सहभागिता करने के लिए। फिर विभिन्न स्थितियों के लिए भ्रम पैदा होना, ये भी एक बड़ी समस्या है कि यौवन अवस्था आप में कभी कभी आपके अंदर ऐसी किसी चीज़ को लेकर भ्रम पैदा होता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, ये सही है गलत है, हम ऐसा करें सही है या गलत होगा, क्या परिणाम, मतलब डिसाइड, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है एडोलेसेंस एज में, ठीक है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। फिर नशीले पदार्थों के प्रति लगाव, ठीक है, नशीले पदार्थों के प्रति लगाव, मतलब यही वो एज है जहाँ से कोई बच्चा या कोई बालक क्या करता है, नशीले पदार्थ, एल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी की प्रति क्या होता है, उसका लगाव बढ़ जाता है, झुकाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो आजीवन क्या करता है, धूम्रपान करना सीख जाता है, ठीक है, नशा करना सीख जाता है। ये भी इसी एज का प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विपरीत लिंग की ओर झुकाव होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एडोलेसेंस एज की, कि इस अवस्था में बालक बालिका की ओर, बालिका बालक की ओर, विपरीत लिंग का मतलब कि लड़का लड़की की ओर, लड़की लड़के की ओर क्या होती है, अट्रैक्शन करने लगते हैं एक दूसरे से, थोड़ा थोड़ा झुकाव बढ़ जाता है, ठीक है कि नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एडोलेसेंस एज का, ठीक है। तो बेटा ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यौवन अवस्था क्या है, इसके लक्षण या प्रमुख बिंदु बताइए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 12 से 18 वर्ष की एज को यौवन अवस्था कहते हैं, और स्टेनली हॉल ने इसी अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है, और ये कुछ लक्षण मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बताए हैं, ठीक है। अब आप इनको नोट करें, फिर हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम एडोलेसेंस एज के बाद जो चर्चा करेंगे, जो सबसे बड़ी एडोलेसेंस एज या किशोरावस्था की प्रॉब्लम्स होती है, वह प्रॉब्लम्स के लत या नशा की होती है, ठीक है। क्योंकि इसी एज में व्यक्ति क्या करता है, या कोई बालक नशा करना सीखता है, और अगर कोई बालक अपने आप को किशोरावस्था को नशे से बचा लिया
तो बाद में वो 20-22 साल के बाद कोई कितना भी नशा कराना चाहे या उसकी लत जो होती है वो नशे से बिल्कुल दूर हो जाती है। लेकिन अगर कोई बालक किशोरावस्था में ही क्या करता है, नशा करने वाले पदार्थों के संपर्क में आ जाता है, फिर ओवर लाइफ वो क्या करता है, नशा करना शुरू कर देता है, अर्थात गुटखा, तंबाकू, पान सुपारी के साथ साथ शराब, ड्रिंक्स लेने लगता है। ठीक है, और आगे चल करके ये इतना भयानक हो सकता है कि अफीम, गांजा, चरस तक भी जा सकता है, भांग तक भी जा सकता है, जो कि बॉडी को पूरी तरह से नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता है। ठीक है कि नहीं। तो आइए इस अवस्था की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब जो हेडिंग पढ़ेंगे वो व्यसन या लत पढ़ेंगे। ठीक है, व्यसन या लत। व्यसन तो आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन इसी को लत कहते हैं। लत तो जानते हो ना, लोग कहते हैं ना शराब की लत लग गई है। ठीक है, आदत जिसको कहते हैं। ठीक है कि नहीं, किसी चीज़ की पर डे आवश्यकता महसूस होना शरीर में, और बिना उसके शरीर में किसी भी कार्य का ठप हो जाना, ऐसा महसूस होना कि बिना इसके हम काम नहीं कर पाएंगे, बिना इसके हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को हम लत कहते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने आसपास या अपने घर में भी कभी देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे सुबह टॉयलेट जाना होता है तो सुर्ती या बीड़ी, तंबाकू चाहिए तब वो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ लोग को चाय की आदत होती है कि बिस्तर पे चाय मिलेगा तभी उनकी नींद टूटेगी, तब वो उठेंगे। तो ये क्या है, एक सामान्य क्रिया जो कि बिना नशा करने वाले व्यक्ति में एक सामान्य तरीके से हो रही है, उसी क्रिया को ऐसे व्यक्ति में संपन्न करने के लिए क्या लेना पड़ रहा है, ऐसे पदार्थ लेने पड़ रहे, तब जाके क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। यानी कि शारीरिक क्रियाएं उसी पर पूर्ण रूप से डिपेंड हो गई हैं उस पदार्थ पे, तब वे क्रियाएं संचालित हो रही हैं। तो ऐसी अवस्था, ऐसी दशा को हम लत या व्यसन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ लिखा भी है मैंने, इसको एडिक्शन भी कहते हैं कि मानव शरीर की वह दशा, लत क्या है, मानव शरीर की दशा है कि ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति का जो शरीर है वह सामान्य कार्यों के लिए भी मादक पदार्थों का सहारा लेता है। ठीक है, मतलब शरीर में ऐसी अवस्था जिसमें सामान्य कार्य करने के लिए भी हमें क्या करने पड़े, मादक पदार्थ की ज़रूरत पड़े। ऐसा आवश्यकता ऐसी महसूस हो कि नहीं मुझे ड्रिंक्स लेंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं हम क्या कहते हैं कि ये बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे तभी ये कार्य कर पाएंगे। तो ऐसी दशा अगर आ जाए तो ऐसी दशा को हम क्या कहते हैं बेटा, व्यसन या लत कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि मानव की वह दशा जिसमें व्यक्ति का शरीर सामान्य कार्यों के लिए भी मादक पदार्थ का मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ, नशा करने वाला, तंबाकू है ना, एल्कोहल, गांजा है ना, चरस, ये सब। ठीक है, कि सामान्य कार्यों के लिए भी मादक पदार्थ का सहारा लेता है और उसी पर भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है। भौतिक निर्भरता मतलब पूर्ण रूप से शरीर उसी पे कार्य करने के लिए, चलने फिरने, उठने, सोने, ये सब कार्य भी पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाता है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा, व्यसन या लत कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, व्यसन या लत की डिफिनेशन है। अब इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, एडिक्शन का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पर, प्रभाव क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ का लतीफ़ हो जाता है तो अगर वो डेली उस चीज़ को लेने लगता है तो एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या इफेक्ट बॉडी पर होगा, ये भी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो लत होने पर या लती होने पर बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम चिंताग्रस्त होना। ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है, तंबाकू या अल्कोहल ड्रिंक्स लेता है, वो उसका जो माइंड है वो क्या हमेशा टेंशनाइज रहता है, और कंपन होना, उसके शरीर में ऐसे लकवा जैसे ऐसे किसी नशीले व्यक्ति को ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये लकवा या क्या है, कंपन है, इस तरह से कह सकते हो। ठीक है, क्या है, कंपन है। तो ऐसे लक्षण, ज़्यादातर ये लक्षण शराब के सेवन करने वाले व्यक्तियों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, पसीना आना, सीधी सी बात है, शराब आप पीते हैं तो पसीने आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि आपको पसीने के रूप में क्या होता है, ये चीज़ दिखाई देता है। ठीक है, फिर पेशियों में ऐंठन होना, अगर आप किसी चीज़ के लती हैं और समय पे वो पदार्थ आपको ना मिले तो आपके पेशियों में ऐंठन होने लगती है। जैसे आपने मूवी या पिक्चर में देखा होगा कि ड्रग्स अगर ना दिया जाए तो व्यक्ति अपने आप को क्या ऐंठने लगता है, ठीक वही चीज़ है, पेशियों में ऐंठन होने लगती है और व्याकुलता आ जाती है कि जैसे लगता है कि नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति मर जाएगा, इतना व्याकुल हो जाता है। ठीक है कि नहीं, इस लक्षण को आपने
पिक्चर वगैरह में, मूवी वगैरह में भी देखा होगा। फिर बेटा अन्य समस्या उत्पन्न होना, कुछ और ऐसी समस्याएं होती हैं शारीरिक रूप से, जैसे हम नशा कर लिए तो चलेंगे इधर तो पैर इधर ऐसे होगा, मतलब जो दिशा होगा वो हमें अनुमान सही से नहीं मिल पाएगा और हम भ्रमित रहेंगे कि हम किधर चल रहे हैं। ठीक है, हमारे शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं रहते हैं, ये भी कह लीजिए। ठीक है, ये कुछ समस्याएं हैं जो किसी चीज़ के लती होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है प्रमुख नशीले पदार्थ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख नशीले पदार्थों के बारे में, ये भी पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन कि प्रमुख नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं, किसी एक नशीले पदार्थ के बारे में समझाइए या बताइए। ये क्वेश्चन इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नशीले पदार्थ क्या है। सिंपल पदार्थ तो ही है, ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, नशा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थ कहते हैं। यहाँ लिखा भी है कि नशा या लती बनाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, नशीले पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें खाने पर हमें नशा हो जाए, हम उसके आदी हो जाएं, बिना उसके हमारा काम ना चले, तो वही क्या होता है, नशीला पदार्थ कहलाता है। और कुछ नशीले पदार्थ यहाँ पर निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला मैंने आपको यहाँ पे लिखा होगा ओपियोइड्स। ठीक है, ये पहला नशीला पदार्थ है बेटा ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स क्या है, कैसे प्राप्त होता है, इसका कार्य क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज बताना चाहेंगे कि ओपियोइड्स एक प्रमुख नशीला पदार्थ है। ठीक है कि नहीं, अर्थात इसका उपयोग नशा करने में किया जाता है। जो अफीम, तो आपने सुना होगा, अफीम के पौधे से लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। लैटेक्स का मतलब होता है एक द्रव लिक्विड दूध जैसा, ठीक है कि नहीं, पदार्थ जो कि अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। उसी अफीम के पौधे के लैटेक्स से ये ओपियोइड्स नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे ब्राउन शुगर भी कहते हैं, या स्मैक का नाम तो आपने सुना होगा, स्मैक कहते हैं, या हीरोइन भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम है किसके, ओपियोइड्स के। ठीक है, जीव विज्ञान में ओपियोइड्स कहते हैं इसे, लेकिन मार्केट में इसे क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर, स्मैक या हीरोइन के नाम से जाना जाता है। और इसे अफीम के पौधे, जिसका बॉटेनिकल नेम पापेवर सामनीफेरम होता है, इस पापेवर सामनीफेरम पौधे को ही अफीम का पौधा कहते हैं। और इसी पौधे के लैटेक्स से, ठीक है, प्राप्त होता ओपियोइड्स, जिसे बाजार में ब्राउन शुगर या स्मैक या हीरोइन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग एक पुड़िया में ऐसे पाउडर के रूप में सूंघ करके ऐसे क्या होता है, किया जाता है। और आजकल शहरों में मॉडर्न स्टाइलिश देखने के लिए, उत्तेजक और शक्तिवर्धक और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए आजकल के युवाओं में इस ओपियोइड्स अर्थात ब्राउन शुगर स्मैक का प्रयोग शहरों में धड़ल्ले से हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, पूर्ण रूप से बॉडी को क्या करता है, डैमेज करने का कार्य करता है। इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो ये रहा आपका ओपियोइड्स। ठीक है, अब आप इसे नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, आपसे चर्चा करेंगे कुछ और नशीले पदार्थों के बारे में। ठीक है कि नहीं, तो आप सभी गाइस इसे नोट कर लें, फटाफट नोट करिए सभी लोग। तो बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम ओपियोइड्स का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, कि जो ये ओपियोइड्स हमारा नशीला पदार्थ है, अगर इसको किशोरावस्था में बच्चे यूज करते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, प्रभाव क्या होता है। तो पहला है बेटा, ये अवसादक का कार्य करता है, डिप्रेसेंट का कार्य करता है। अवसादक का मतलब, अगर आप ओपियोइड्स का प्रयोग यूज करते हैं तो ये क्या करता है, अवसाद उत्पन्न करता है, डिप्रेशन उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे मस्तिष्क और आपका जो तन है वो वास्तविक क्रिया करना बंद कर देता है, मूल रूप से कार्य करना बंद कर देता है। और दूसरा, शरीर की क्रियाओं को मंद कर देना। जो बॉडी की बायोकेमिकल साइकिल है, जो जैविक क्रियाएं हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, इन सब क्रियाओं को भी क्या कर देता है बेटा, मंद कर देता है। ठीक है, इसलिए ओपियोइड्स का यूज डू नॉट, ठीक है, डू नॉट यूज ओपियोइड्स और अदर। ठीक है, मतलब ओपियोइड्स हो या कोई अन्य नशीला पदार्थ हो, यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बॉडी की क्रियाओं को मंद करता है, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, तंत्रिकाओं को डैमेज करता है, हार्ट को प्रॉब्लम करता है, ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम करता है। इसलिए किसी भी प्रकार के
ओपियोइड्स हो या कोई और नशीला पदार्थ नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे की बात करें, नेक्स्ट जो दूसरा हमारा है नशीला पदार्थ कैनाबिनाइड्स। यह भी एक प्रमुख नशीला पदार्थ है और मार्केट में बहुत धड़ल्ले से इसे भी, जैसे ओपियोइड्स को स्मैक के नाम से बेचा जा रहा है, ब्राउन शुगर के नाम से बेचा जा रहा है, उसी प्रकार कैनाबिनाइड्स को बायोलॉजी में कैनाबिनाइड्स कहते हैं, लेकिन मार्केट में इसे बेटा भांग, ठीक है, या फिर मैरिजुआना, हशीश, चरस व गांजा के नाम से जानते हैं। ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के कैनाबिनाइड्स भी क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है या एक क्या है, नशीला पदार्थ है, जिसे भांग का पौधा, जिसे बॉटेनिकल नेम कैनाबिस सैटिवा है, भांग के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम, बॉटेनिकल नाम है कैनाबिस सैटिवा है। कैनाबिस सैटिवा यानी भांग के पौधे से ही कैनाबिनाइड्स प्राप्त किया जाता है। किससे? पुष्पक्रम, पुष्प या पत्ती से ही। ठीक है, अर्थात भांग के पुष्पक्रम, पुष्प या पत्ती से ही क्या करते हैं, कैनाबिनाइड्स पौधे नशीले पदार्थ को प्राप्त करते हैं। इसे मार्केट में किन नाम से जाना जाता है, मैरिजुआना, हशीश, मैरिजुआना, हशीश या चरस या गांजा भी कहा जाता है मार्केट में। ठीक है, इसे अगर आप मार्केट में जाकर कैनाबिनाइड्स मांगेंगे नहीं मिलेगा, ये तो इसका बायोलॉजिकल एक तरह से टर्म है, लेकिन मार्केटिंग कॉमर्शियल या नेम जो है, व्यापारिक नाम जो है वो मैरिजुआना, हशीश, चरस या गांजा बोलोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, और आप खुद बताइए कि गांजे का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है कि नहीं, मार्केट में हो रहा है, सारे युवा कर रहे हैं, लगभग 20% युवा, ज़्यादातर शहरों के युवा, अब तो गाँव में भी इसका बहुत प्रकोप बढ़ गया है। ये कहीं ना कहीं चिलम के माध्यम से या फिर जो हुक्का होता है उसके माध्यम से या किसी और माध्यम से इस प्रकार के नशीले पदार्थ को ये क्या कर रहे हैं बेटा, ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। इसका प्रभाव क्या है कि कैनाबिनाइड्स अगर यूज करते हैं या हृदय के कार्य को प्रभावित कर देता है, अर्थात हृदय की साइज को बढ़ा करके उसके पंपिंग में क्या करता है, ढीलापन ला देता है, जिससे हृदय सही से पंप नहीं कर पाता है और ब्लड प्रेशर लो रहने लगता है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रहा कैनाबिनाइड्स। अब बात करते हैं कोका एल्केलाइड की। अगर हम बात करें कोका एल्केलाइड क्या है, यह भी एक प्रमुख नशीला पदार्थ है और इसका भी मार्केट में क्या हो रहा है, जबरदस्त यूज हो रहा है। आज के इस युवा किशोरावस्था में ही इसका प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। क्यों करते हैं, मिलता क्या है इन सब चीज़ों को प्रयोग करने से युवाओं को, तो ये कहीं ना कहीं एक बार प्रयोग कर लेने से अपने आप में ऊर्जा और सुख की अनुभूति में वृद्धि होती है। इसी वजह से युवा क्या करते हैं, इसका प्रयोग धड़ल्ले से करते रहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कोका एल्केलाइड्स क्या है। बेटा यह कोकीन भी कहा जाता है, इसे कोकीन के नाम से जानते हैं और ये भी मार्केट में धड़ल्ले सप्लाई। मैंने कहा बायोलॉजिकल टर्म में बेटा इसे कोका एल्केलाइड कहते हैं, मगर मार्केट में जाओगे तो कोकीन नाम से बोलोगे तो ये मिल जाएगी। ठीक है, इसे प्राप्त कैसे करते हैं, अफ्रीका के, ठीक है, जो अफ्रीका देश है वहाँ के एरिथ्रोजाइलान नामक एक पौधा है। ठीक है, इसी पौधे से इस कोकीन अर्थात कोका एल्केलाइड्स को प्राप्त किया जाता है। ठीक है कि नहीं। इसे मार्केट में कोक या क्रैक भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। जैसे कैनाबिनाइड्स को मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा कहते हैं, उसी प्रकार कोका एल्केलाइड को कोकीन भी कहते हैं, या शॉर्ट में कोक ही बोलते हैं या क्रैक भी बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं। अब इसका प्रभाव क्या है कि इसके सेवन से तंत्रिका उत्तेजित हो जाती है। तंत्रिका उत्तेजित मतलब न्यूरॉन्स जो आपकी बॉडी में है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान एक अंग से दूसरे अंग से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से दूसरे अंगों तक कर रही हैं, उस तंत्रिकाओं को उत्तेजित कर देता है और उत्तेजित करके ऊर्जा और सुख में वृद्धि का आभास करा देता है। ठीक है, तो वही लिखा है, इसके सेवन से तंत्रिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे सुख, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, सुख और ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि का आभास होता है। और अगर इसका अत्यधिक प्रयोग करोगे हद से ज़्यादा तो ये भ्रम पैदा कर देता है। ठीक है कि नहीं। तब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सामने एक लोग हैं कि दो लोग हैं। ठीक है, एक साइकिल आ रही, दो साइकिल आ रही है। ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा और कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर बाइक या कुछ भी चला रहे हैं, गाड़ी वगैरह, तो दुर्घटना के भी शिकार हो जाएंगे। इसलिए इसका अत्यधिक प्रयोग करने से भ्रम उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे विभ्रमी पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं। क्या कहते हैं, विभ्रमी पदार्थ कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं, विभ्रमी पदार्थ कहते हैं। ओके, तो ये रहा ओपियोइड्स प्रभाव, कैनाबिनाइड्स का प्रभाव, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्केलाइड। ठीक है, ये जो कोका एल्केलाइड है सेम अफ्रीका में पाया जा रहा है, लेकिन आपके इंडिया में भी एक ऐसा पौधा है जो ठीक कोका एल्केलाइड की तरह कार्य करता है, जिसको आप बेटा धतूरा कहते हो। क्या कहते हो,
धतूरा, ठीक है कि नहीं। ये धतूरे का जो पौधा है, इसके धतूरे के ऐसे होता है ना, धतूरा ऐसे लगता है, इसके ऊपर ऐसे क्या होते हैं, कांटे बने होते हैं। इस धतूरे के अंदर जो बीज होता है, उस बीजों को अगर हम प्रयोग करें, खाएं, तो कहीं न कहीं कोका एल्केलाइड की तरह ही नशा करता है, अर्थात तंत्रिकाएं उत्तेजित होंगी, सुख और ऊर्जा में वृद्धि होगी, और ज़्यादा प्रयोग करोगे पागलपन या भ्रम पैदा कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने यहाँ धतूरे में यही गुण पाया जाता है जो कोका एल्केलाइड अफ्रीका वाले में पाया जाता है, ठीक है गाइज। अब यहाँ पर एक नोट मैंने किया है कि 1 नंबर का ये हाई स्कूल में पूछा गया था और इंटर में दिया है, तो 1 नंबर का पूछ सकता है LSD क्या है, ठीक है, इसका पूरा नाम या इसका उपयोग बताइए। तो चूंकि हम नशीले पदार्थ पढ़ रहे हैं, LSD भी एक प्रकार का क्या है, नशीला पदार्थ है, लेकिन इसका उपयोग दवा के रूप में, दवाओं में किया जाता है, लेकिन आजकल के युवा इसका प्रयोग नशा के रूप में कर रहे हैं। तो यह क्या करता है, सीधा सीधा भ्रम पैदा करता है, अर्थात यह एक विभ्रमी पदार्थ है। इसके सेवन से विभ्रम हो जाता है, ठीक है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। और इसका जो पूरा नाम है L फॉर लाइसार्जिक एसिड, L फॉर लाइसार्जिक एसिड, और S फॉर, ठीक है, डाई एथिलेमाइड, ठीक है। S से क्या हुआ, लाइसार्जिक एसिड, और D से क्या हुआ, डाई एथिलेमाइड, अर्थात लाइसार्जिक अम्ल डाई एथिलेमाइड LSD का पूरा नाम है। और यह एक विभ्रामक औषधि है या पदार्थ है। अगर इसका कोई नशा के रूप में प्रयोग करेगा तो उसका मस्तिष्क अनकंट्रोल होकर के भ्रम पैदा करेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम और भी क्रिएट करेगा, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर पागलपन जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। हालांकि इसका उपयोग बहुत स्मॉल अमाउंट में दर्द निवारक दवाओं में भी किया जाता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन नशा के रूप में नहीं करना चाहिए। तो लिखा है LSD मीन्स लाइसार्जिकम डाईएथिलेमाइड, एक विभ्रमी पदार्थ है और इसका निर्माण एर्गोट नामक कवक, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी गाइस ध्यान दें, एर्गोट नामक कवक से क्या करते हैं, LSD पदार्थ को प्राप्त करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका नशीला पदार्थ, ठीक है कि नहीं। एक टॉपिक दोस्तों शेष रह गया है। अब हम कल के वीडियो में अल्कोहल का प्रयोग, प्रभाव, दुष्परिणाम, ठीक है, बचाव, उपचार, कैसे अल्कोहल से बचा जाए, क्या प्रभाव होता है, ठीक, कैसे इसकी लत लगती है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो अल्कोहल को प्रभावित करते हैं, और किस अंग में अल्कोहल का अवशोषण होता है, महिला में ज़्यादा होता है, पुरुष में होता है, किस में पहले होता है, इन सब बातों को हम कल के वीडियो में देखकर ये वीडियो खत्म, ये पार्ट खत्म करेंगे। आज ये चैप्टर यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और इस पॉइंट को भी आप नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।